सो हेलो बच्चों, कैसे हो? सब राजी खुशी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इस वीडियो में कवर किया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, जिसमें से एक दो सवाल मैंने बताए थे। अब कुछ ढेर सारे सवाल हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, लेकिन वो सारे सवाल पूछे गए होंगे किसी भी ईयर में। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में पूछा गया था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट सवाल, देखिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया उस वीडियो में। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, वो आप जान लो। अब जो क्वेश्चन हम लोग कभी भी करते हैं, तैयारी हमारी एग्ज़ाम की ऐसे ही होती है। जब भी हम क्वेश्चन करें तो ये कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर वाले जितने भी सवाल हैं वो सवाल आप करने की कोशिश करें। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पिछले सालों में किस टाइप का सवाल पूछा गया है, तो उसी लेवल के सवाल आगे भी पूछे जाएंगे। तो उस लेवल के सवाल्स को हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग किया करते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए होता है और ये हमारी तैयारी को और अच्छा बनाता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं मैं वो करवाऊंगा। जितने भी सवाल किया, बहुत सारा सवाल देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है मैं करवाऊंगा, और इससे आपको पता चल जाएगा, एक लेवल पता चल जाएगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है एग्जामिनेशन का, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आपको हम स्पीड में लेकर के चलेंगे। तो ये जो सवाल है इसको करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए बात ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन में अगर भी फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भले आप सही चीज़ करके आओ, लेकिन अगर दी फैक्टराइजेशन मेथड से बोला और आपने कर दिया डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो भैया बहुत दिक्कत है भाई, है कि नहीं। सो हम लोग फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसा सवाल है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने आपको बताया था, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से ही एटीट्यूड दिखा रहा है, इसके एटीट्यूड को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा और उसको सबसे पहले एक सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके बाद हम वहाँ से उसको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसके एटीट्यूड को। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, है ना, x - 2 x - 1, x - 2 का एलसीएम यहाँ ये आ गया तो यहाँ आ जाएगा x - 1, प्लस है तो यहाँ x - 1 ये कट गया, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x - 2 हम लोग कर दिए, विच इज़ इक्वल टू 6/x। ऊपर सॉल्व करेंगे, x - 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x 2x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई तो वैसे भी आपको करना पड़ेगा। x को पूरे से करेंगे आ जाएगा x², x को 1 से करेंगे आ जाएगा x को इससे करेंगे तो आ जाएगा -2x, x को इससे करेंगे प्लस आ जाएगा 2, राइट से आ जाएगा 6/x आ जाएगा। अब ऊपर में सॉल्व कर ले, नीचे भी सॉल्व कर ले, लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। बहुत ही आसान सा सवाल है। x और ये +2x मिलकर के हो जाएगा 3x, -1 - 4 मिलकर के हो जाएगा -5, डिवाइडेड बाई x² का कोई लाइक टर्म नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे तो -x - 2x इज़ -3x, और नीचे का +2 विच इज़ इक्वल टू 6/x। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बच जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसको इससे, इसको इससे, x को जब इससे करेंगे तो आ जाएगा 3x² -5 को x से करेंगे आ जाएगा 5x, इक्वल्स टू 6 को जब इससे करेंगे हर एक टर्म्स में होगा तो आ जाएगा 6x², 6 को इससे करेंगे -18x, 6 को इससे करेंगे +12, 6 × 2 = 12। अब जितने भी हैं सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आओ या फिर इसको राइट साइड ले जाओ और बाकी सारे को 0 कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे तो इसको राइट साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले ये वाला लिख सकते हो 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। अब ये वाला चीज़ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x² और ये वाला प्लस का 5x, और एक साइड क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे,
अब जो लाइक टर्म से उसको सॉल्व कर दो। 6x² माइनस 3x² इज 3x² माइनस 18x प्लस माइनस 18x प्लस का 5x इज माइनस का 13x प्लस का सिर्फ और सिर्फ 12 बचा इक्वल टू 0। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये अब कन्वर्ट हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन यहाँ के बाद आप स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 36 आ जाएगा। अब हम लोग को पता है इस 36 को 2 फैक्टर में तोड़ने हैं, जिसका प्रोडक्ट तो 36 आना चाहिए, लेकिन सम या प्रोडक्ट करने पर, सम करने या डिफरेंस करने पर हमारा -13 आना चाहिए। तो वो है 9 और 4। 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 तो होता है, लेकिन 9 और सम का सम जो होता है वो -13 नहीं होता, वो होता है 30। तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे? अब देखो बात ऐसा है कि इन दोनों यहाँ पे लाना प्लस है, लेकिन सम करने पर आना चाहिए माइनस का 30। तो हम लोग को पता है कि दोनों में माइनस लगाएंगे तभी ये होगा कि दोनों का प्रोडक्ट प्लस आएगा और समेसन माइनस आएगा। ये चीज़ स्प्लिटिंग मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ। माइनस लिख देंगे यहाँ 9x, सॉरी माइनस 9x माइनस 4x और ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। और फिर से वही बात है यार, 3x कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे x बच जाएगा, -3 बच जाएगा, -4 कॉमन आ जाएगा, x -3 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस है, साइन माइनस का लिए तो प्लस माइनस बचा, x -3 कॉमन आ गया, जो बचा 3x - 4 का इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से वही बात, x -3 एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 उधर गया और ये 4/3। सो x के 2 रूट्स हमारे आ गए, इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4/3। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो ये एक हमारा सवाल था, ठीक है। तो इस टाइप का, जिस तरह की इस टाइप का जो भी सवाल होगा, इस टाइप का जो भी सवाल होगा, आप हमेशा सबसे पहले उसे रिड्यूस करेंगे इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल और देखते हैं, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हमें करवाने हैं। अभी तो नंबर वाला आ रहा है, हम अभी वेरिएबल वाला सवाल भी करवाएंगे आप पे। तो क्योंकि वहाँ पे फैक्टराइजेशन अगर यदि बोल दिया और वेरिएबल्स हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि नंबर में तो परेशानी नहीं होता है। सो नेक्स्ट सवाल पर आता है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। सेकेंड सवाल है 2x बाई x - 3 प्लस 1 बाय 2x + 3 प्लस 3x + 9 बाय x - 3 और 2x + 3 इक्वल्स टू 0। जहाँ पर x पे कंडीशन है कि x कभी भी देखो यहाँ से 3 नहीं हो सकता और यहाँ से -3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यदि ये हो गया तो नीचे वाले ये सारे डिफाइन नहीं होंगे। x की वैल्यू, हाँ ये एक चीज़ यहाँ से याद रख सकते हो, x की वैल्यू 3 और -3/2 में कोई भी एक x का वैल्यू अगर आपके आंसर में आ रहा है तो समझ लेना कि आपका कैलकुलेशन ही गलत है, ठीक है। मतलब x की जो वैल्यू आएगी कभी भी 3 और -3/2 नहीं आ सकती, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से वही कहानी है भाई, फिर से वही कहानी है, कोई नई कहानी नहीं। देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, मेन चीज़ इसमें एलसीएम लेने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसमें एलसीएम लेने नहीं आता कि सर एलसीएम कैसे लेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 है, मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ 5 × 10 है, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे जो आएगा प्रोडक्ट में जो है वही आएगा, एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में जो आए। तो एक्सप्रेशन में देखो ये वाला चीज़ अलग है, ये वाला चीज़ अलग है, यहाँ पे ये दोनों में मल्टीप्लाई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पर है। यहाँ पर मान लो यहाँ 3 है, जैसे रहता है ना 3 या 5 और यहाँ पर मान लो 15 है, तो एलसीएम क्या आता है? 15 आता है भाई। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कुछ, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो हमारा प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। x - 3 और 2x + 3 इज़ द एलसीएम।
एलसीएम लेने के बाद अब ये वाला चीज़ इससे कट गया, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 का, बीच में प्लस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 है, तो एज इट इज़ रह जाएगा -3, बीच में यहाँ पर भी प्लस है, ये पूरा का पूरा सेम चीज़ है, ये पूरा का पूरा सेम चीज़ है, तो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। अब देखिए ये इतना आसान है, देखने में बड़ा सा लग रहा था, ये बहुत घमंड दिखा रहा था भाई, बहुत एटीट्यूड था यार, क्या करें, बहुत बच्चे देख करके छोड़ देते हैं सवाल, जबकि ये बड़ा आसान रहता है। देखो राइट साइड 0 है, 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो नीचे वाला उधर जा करके 0 हो जाएगा और ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वही रह जाएगा। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, 2 को 2x से करेंगे तो 4x², 2 को इससे करेंगे तो प्लस 6x, प्लस ये वाला x है, ये वाला -3 है, प्लस 3x प्लस 9 और इक्वल्स टू ये तो जा करके उधर 0 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। x² वाला टर्म है ही नहीं, तो बस x² को रहने देंगे। x वाला टर्म देखिए 6x प्लस x, 6x प्लस x इज 7x, 7 और 3 यहाँ पर प्लस का 10x आ जाएगा, ये हो गया। -3 और प्लस 9, -3 इज प्लस 9 इज प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या कर देंगे आप देखो, 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के उसको ख़त्म कर दें, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2x² प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से जाएगा 5x प्लस 3 बराबर 0। और ये 2 राइट साइड डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक 2 है और एक ये वाला पूरा है, तो ये 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब यही इक्वल के 2 0 होगा। पर हम समझते हैं कि ये 2 डिवाइड में जाएगा तो भी ऐसे भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बचेगा वो है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो आवर सॉल्यूशन इज, फिर से वही काम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, दिस इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी कर देते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो 2x², तो ये वाला प्लस 3x, उस बोले ना इस टाइप के सवाल में जो भी फैक्टराइज करने, जो भी सिंप्लीफाइड करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, बहुत ही ईजी तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। तो अब आराम से आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 बचा, दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो 2x प्लस 3 बचा इक्वल्स टू 0, दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन इक्वल्स टू, अब दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ से 2x प्लस 3 क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसीलिए अब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1। तो अब लेकिन देखिए बात ऐसा है, जब -3/2 आए तो कंडीशन ज़रा आप देख लेंगे, थोड़ा सा कभी कभी आपको CBSE जो है वो थोड़ा सा आपको ट्रिक खेलने पर मजबूर करता है। यहाँ -3/2 है, बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि सर x की वैल्यू वो नहीं आनी चाहिए, वो आ जाएगी तो आपका कैलकुलेशन गलत है। पहले आप चेक कर लें इस चीज़ को कि जो मैंने किया है वो गलत तो नहीं है वैसा कुछ, तो हमें पता है कि कहीं पर भी गलत नहीं है, कहीं पर भी गलत नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना यार कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 वैल्यू आया, दोनों में से दोनों वैलिड नहीं है। हमारा जो x का वैल्यू एक हमारा जो -1 आया है वो वैलिड है। तो इस टाइप के सवाल में हम ये कहेंगे कि x कभी भी -3/2 नहीं आ सकता, x की वैल्यू -3/2 नहीं होगी। इसका मतलब आप x की ये वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे तो x की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, देयरफॉर मतलब x नॉट इक्वल्स टू -3/2 फ्रॉम गिवन दैट जो दिया हुआ है कि x की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए, देयरफॉर x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, केवल और केवल -1 आ जाएगी। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो हमारा जो x का वैल्यू है वो केवल और केवल -1 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -3/2 इज नॉट वैलिड, है ना। ये हम बोलेंगे कि दिस वैल्यू ऑफ x इज
नॉट वैलिड, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है x की वैल्यू कभी भी -3/2 नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए फिर ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, क्लियरली हम ये देख सकते हैं x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या है, -1 है। ठीक है, ओके। सो दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा जो कि -1 होगा। तो बात समझ में आ गया, ठीक है। दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल और केवल एक आएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो आ गया वो आ गया माइनस में, जिसके लिए इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कभी कभी पूछ देता है, ट्रिक खेल देता है आपके साथ। और ये सवाल आप जान लो, ये सवाल आया था 2016 का सवाल है। तो लेवल आपको सवाल का समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने और अब हम लोग देखेंगे, ये तो नंबर वाला किसी भी टाइप का रहे आप सिंप्लीफाइड करके कर लोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ पर वेरिएबल्स रहेंगे A B C P Q R, उसको हम लोग कैसे करेंगे। ये सवाल देखते हैं, 2012 का सवाल है ये। इस सवाल में देखते हैं कि अब इस सवाल को अगर यदि, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर यदि ये सवाल फैक्टराइजेशन मेथड से आया तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, पर उसके लिए भी एक मेथड बता देंगे आपको जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर अगर दिस सिर्फ आ गया इसमें सवाल सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, केवल और केवल इतना लिखा हुआ आ गया, तो आप बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा देंगे, कुछ नहीं सोचना। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड जब आगे हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सवाल भी आगे करवाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है उसका डेरिवेशन मेरे एक वीडियो में है, ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला अगर दिया आपको समझना है तो, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उससे सवाल हमें करवाना है, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें, लेकिन हमें इस सवाल को अभी फिलहाल करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कभी कभी क्या देता है कि कभी कभी वो चेक करने के लिए सीधा बोल देगा कि सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने का बस वही प्रोसेस है जो प्रोसेस अभी तक हम अपनाते आए हैं, अपनाते आए हैं, यानी कि स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में जो प्रोसेस वहाँ लगाते थे यहाँ भी वही प्रोसेस लगाएं आप। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दी आप स्प्लिटिंग मेथड को याद करो तो देखो यहाँ पर देखो ये वाला x² वाला टर्म है, ये वाला x वाला टर्म है, और ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग मेथड में करते थे कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे x² के कोफिशिएंट से। अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा a² माइनस b² से। 4 मल्टीप्लाई जब हो जाएगा a² माइनस b² से तो ये इतना आ जाएगा, और इसको दो फैक्टर में तोड़ना है, दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 4 इंटू a² माइनस b² आना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट 4 इंटू a² माइनस b² आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर x का कोफिशिएंट यानी -4a आना चाहिए। तो अब ये नंबर रहता तब तो दिक्कत ही नहीं था भाई, पर ये वेरिएबल है, इसको कैसे करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको करना ये है कि इसको दो फैक्टर में तोड़ना है भाई। ये जो 4 इंटू a² माइनस b² है, इसको दो फैक्टर में तोड़नी है। अब जो दो फैक्टर में तोड़नी है, यानी कि हम यहाँ पे बोलें अगर यदि आपसे कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट टर्म है 4। हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, सॉरी कांस्टेंट टर्म इज 4 a² माइनस b², कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट ऑफ x, यही चीज तो देखते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है।
यानी कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट किए ये आया, अब हमें उसको ऐसा सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करके ये आया, हमें ऐसा उसको ऐसा सॉल्व करना है कि इन दोनों को प्रोडक्ट करें, मतलब प्रोडक्ट करने पर तो ये आना ही चाहिए, दो फैक्टर जो भी आएंगे, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 4a आना चाहिए। मत सोचो ये 4 है, सबसे पहले ये 4 है और ये देखो a² माइनस b², दो फैक्टर्स लानी है ना हमको, दो फैक्टर्स लानी है। तो अब आप सोचोगे सर एक रख देते हैं 4a और एक रखते हैं 4a, a² माइनस b², दोनों का प्रोडक्ट ये तो आएगा, पर इन दोनों को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में, इस टाइप का सवाल में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दिस a² माइनस b² क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये यानी कि इसको दो प्रोडक्ट में अगर लिखना चाहे, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना चाहिए, तो एक लिखेंगे a प्लस b और a लिखेंगे a माइनस b, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a² माइनस b² आ जाएगा। अब बात ऐसा है कि हमें लाना है 4b, मतलब दोनों के जगह पर हमें ऐसा चीज़ लाना है कि देखो जैसे यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि a² माइनस b² लाने के लिए एक फैक्टर को हमें a प्लस b रखना पड़ेगा और दूसरे फैक्टर को हमें a माइनस b रखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट a² माइनस b² आएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट में 4 भी लाना है ना यार, हमें प्रोडक्ट में 4 भी लाना है। तो अब 4 का 2 फैक्टर करो, तो 4 का 2 फैक्टर करो, जहाँ पर 4 का 2 फैक्टर कीजिए और 4 के फैक्टर्स लिखो, 1 इंटू 4 4 आएगा और 2 इंटू 2 4 आएगा। हम ये कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनना, हम ये कह रहे हैं b का टर्म एलिमिनेट करना है। b का टर्म एलिमिनेट करने के लिए एक जगह 1 और एक जगह 4 रहेगा, तो वो तो एलिमिनेट होगा नहीं। तो हम दोनों दोनों जगह क्या रखेंगे, 2 और 2 रखेंगे। तो इस फैक्टर में भी 2 लगा दो, इस फैक्टर में भी 2 लगा दो, दोनों के दोनों फैक्टर में 2 लगा दो। लेकिन जब ये ऐड होगा तो 2 और 2 प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में हमको माइनस का 4 लाना है। तो बोलोगे सर यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, तब जा करके -2 और -2 इज -4, यानी दो फैक्टर आ गया हमारा क्या, a प्लस 2 -2 इंटू a प्लस b और -2 इंटू a माइनस b। तो अब इतना काम जो हम किए, इतना काम आपको करना नहीं है, बस इसको डायरेक्ट लिखना है, दिस इज 4x²। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग में तोड़ दिया है, 2a प्लस b -2a माइनस b। तो अलग अलग फॉर्म में देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4a आ जाएगा और प्लस ये जो a² माइनस b² है, ये जो a² माइनस b² है, इसे हम क्या लिख देते हैं, a प्लस b a माइनस b लिख देते हैं। इस a² माइनस b² को a प्लस b a माइनस b लिख दिया। और इन दोनों से फिर कॉमन ले लो और इन दोनों से कॉमन ले लो। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 4 में से 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। दोनों में x लगेगा, सॉरी यहाँ पे दोनों में x लगेगा, है ना, जो भी फैक्टर रहता है उसके साथ x लगाते हैं। तो 2x कॉमन आ गया, जो बचा वो लिखेंगे, यहाँ पे बचा 2x माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ से 2 निकल गया है, यहाँ बचा a माइनस b, a प्लस b। तो a प्लस b जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा a माइनस b, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर माइनस का साइन वही कॉमन आता है, 2a माइनस b, यहाँ a माइनस b, तो केवल और केवल a माइनस b कॉमन आ जाएगा, जो बचा वो लिखेंगे। यहाँ से a माइनस b कॉमन निकल गया तो बचा यहाँ पर 2। अब देखो माइनस साइन निकला तो माइनस बचा, माइनस निकला तो ये प्लस वाला, फिर ये वाला माइनस है जब अंदर जाएगा तो a माइनस b बचेगा। अब देखो इन दोनों से क्या बचा, अच्छा यहाँ x भी बचा, सॉरी x भी बचा, ये वाला x बचा। तो अब दोनों से क्या कॉमन, अच्छा इक्वल्स टू 0 भी तो था, सॉरी इक्वल्स टू 0 भी तो था। दोनों से क्या कॉमन है, 2x माइनस a माइनस b, क्या बचा 2x माइनस ये वाला a माइनस b, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, यहाँ इन दोनों टर्म्स से 4 और 2 से हमने 2 कॉमन निकाला, x² और x से x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया एगो x, यहाँ बचा माइनस, बचा था a प्लस b। जब a प्लस b लिखेंगे ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा a माइनस b। माइनस साइन 2 तो कॉमन नहीं है इन दोनों में, इस पूरे में और इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो 2a माइनस b, तो a माइनस b यहाँ भी है, a माइनस b यहाँ भी है, तो a माइनस b कॉमन आ गया। ये वाला -2, तो माइनस तो साइन निकल गया,
ये 2 बचा और यहाँ से x बचा। यहाँ माइनस निकला था तो ये वाला साइन अब प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, ये माइनस जो था माइनस निकल गया तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। और यहाँ बचा था a प्लस बी, तो फिर a प्लस बी लिखेंगे तो साइन ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन, 2x a माइनस बी, 2x माइनस a माइनस बी कॉमन आ गया, बच गया 2x ये माइनस का, फिर ये माइनस का माइनस a माइनस बी बचा तो माइनस साइन अंदर गया तो a प्लस बी बचा इक्वल टू 0। और अब कुछ करना नहीं है, 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0 होगा और 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो हम x वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सारे को राइट साइड ले देते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा। तो x बराबर आ गया a प्लस बी बाई 2 आ गया। एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू 2x माइनस a उधर गया तो प्लस a, प्लस बी उधर गया तो माइनस बी, तो 2x बराबर क्या आ गया a माइनस बी बाई 2 आ गया। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो आप समझ में आया मैंने क्या किया। एक दो सवाल और देखते हैं, टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करो। ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पर सोचना भी पड़े तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ सवाल और कर लेते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अब मज़ेदार इन द सेंस कि बच्चों को तो ये मज़ेदार नहीं आएगा, लगेगा कि सर चुल्लू भर पानी में डूब मरे पर मैथ्स पढ़ना छोड़ दें, पर ऐसा नहीं है यार। अगर यदि मैथ समझ में आ गया ना बहुत मज़ा आएगा बनाने में। अब इस सवाल को अगर यदि मैं बोलूँ ना कि बनाना है आपको फैक्टराइजेशन से, तो आधा बच्चा तो ऐसे ही देख के छोड़ देगा। अब आप सोच के देखो क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसको प्रोडक्ट करोगे इसके कोफिशिएंट से यानी 9 से। जब प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा, जब प्रोडक्ट करोगे तो 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। जब ऐसा कुछ आ जाएगा, अब बोले कि इसको 2 फैक्टर में तोड़िए, प्रोडक्ट आना चाहिए ये पूरा का पूरा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 9 इंटू माइनस 9 इंटू a प्लस बी। तो अब उसका दिमाग चकराएगा यार क्या करें क्या करें, कुछ नहीं सोचना, एकदम लाइटली लो, आराम से, है ना, सांस अंदर भरिए और आराम से कूल डाउन। बोले सर कर लेंगे, कैसे देखिए। हमको ये नहीं सोचना कि क्या लाना है, हमें अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसका 2 फैक्टर तोड़ना है। 9 को अभी भूल जाओ, 9 को अभी भूल जाना है, वो आ जाएगा, उसको लाएंगे। नंबर्स का हमको दिक्कत नहीं है, नंबर का हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है इस वेरिएबल, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उसका। बोले सर कुछ है ही नहीं, देखिए क्या करेंगे, समझिए बेटा। अभी 2 फैक्टर अभी भूल जाइए कि क्या है, आप इसको 2 फैक्टर में तोड़ो। अब ये देखो फैक्टराइजेशन के अंदर भी फैक्टराइजेशन आ जाता है, फैक्टराइजेशन के अंदर भी फैक्टराइजेशन। अब ये वाला चीज़ को देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको 2 फैक्टर में तोड़ो। तो जब 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे 2 फैक्टर में। ये क्वेश्चन, ये सब आइडिया जब क्वेश्चन बनाओगे बेटा तब आ जाएगा दिमाग में। इसको 2a स्क्वायर रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं हम, इसको इस 5ab को लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर इसको 4ab प्लस ab लिख सकते हैं और प्लस 2b स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। 4ab प्लस ab लिख सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे कंफ्यूज करेंगे, सर 3 और 2 कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। हम कॉमन निकालने के लिए इसको 4ab और इसको ab लिख दिए। तो अब इससे होगा क्या कि इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन आ जाएगा। देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से 2a कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, 2a जब कॉमन आ जाएगा बचेगा a प्लस 4a से 2a कॉमन निकाल लिए तो बचेगा 2b। इन दोनों से क्या कॉमन है, b कॉमन है, क्या बच गया, a बच गया प्लस 2b। अब देखो इसलिए हम निकाले, देखो यहाँ से भी अब 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया, उन 2 टर्म्स में a प्लस 2b कॉमन आ गया। तो यही कारण से हमने उसको 4ab प्लस ab के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो हम क्या किए, इन दोनों का प्रोडक्ट, सीधी सी बात है यार, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट अगर इसको x में कन्वर्ट करें, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इन a के फॉर्म में है।
ज़्यादा टेंशन ना लो। बोले सर आपको तो पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा? आपको नहीं सोचना यार, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम इसको एक बार समझ लो यार, टेंशन ना लो, हर चीज़ का दवा है। आप बोलोगे सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा? कि सर यहाँ पर देखो 2a, a के जगह हम जरा अभी x रख लेते हैं, फिलहाल x रख देते हैं, तो x का स्क्वायर हो गया। बोले सर ये हो गया 5bx और प्लस ये हो गया 2b स्क्वायर। जब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आ जाएगा कितना? 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर। अब इस 4b स्क्वायर को दो टर्म्स में तोड़ो, प्रोडक्ट आना चाहिए 5b यानी x का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट आने चाहिए 4b स्क्वायर, और एडिशन करने पर 5b आना चाहिए। तो भैया तो वो हमारा कौन है? वो हमारा कौन है? 4b और इंटू बी है। तो 4b इंटू बी को करेंगे तभी तो 4b स्क्वायर आएगा, और 4b इंटू प्लस बी करेंगे तभी तो 5b आएगा। तो हमने कुछ किया नहीं है यार, 2x स्क्वायर प्लस इसके जगह पे लिख दिया 4b और ये वाला x प्लस ये वाला क्या? b इंटू एक्स प्लस 2b स्क्वायर। और हमने a के जगह क्या माना था? x माना था, तो a को x से रिप्लेस कर दो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो यार। इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला समझ में आपको मान लिया या नहीं आ रहा है? हम इसको क्वाड्रेटिक देख लिए, इन a, क्वाड्रेटिक इन a के जगह आप आदत हो गया x बनाने का, तो x वाला बना लो। तो x में कन्वर्ट कर दिए, तो सिंपल कॉमन ले लो यहाँ से, 2x कॉमन ले लो, बच गया क्या? x प्लस यहाँ बच गया 2b प्लस यहाँ से b कॉमन ले लो, बच गया x प्लस 2b। अब x प्लस 2b कॉमन ले लो, क्वाड्रेटिक है यार, स्प्लिटिंग मेथड से ही है, कोई अलग नहीं कर रहे हैं हम, 2x प्लस b। हाँ, लेकिन हमें इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, x को a के जगह पर रख करके, a के जगह पे हम x को रख करके यहाँ पर पहुँचे थे, तो x के जगह फिर से a को रिप्लेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको x में नहीं a मिलना चाहिए, a प्लस 2b और यहाँ पे 2a प्लस b आ जाएगा। तो बतिया तो वही है, देखो तो यहाँ से भी हम लोग किए तो a प्लस 2b कॉमन आ गया, बच गया क्या? 2a प्लस b। तो दोनों जगह से बात वही है यार, बात वही है, बात समझ गए? नहीं आता है, दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे आप कर लो, ठीक है? जो समझ में आया वो कर लो। इतनी बात समझ में आई? ये आपको बहुत ही स्टैंडर्ड थोड़ा सा सवाल हम ये मान सकते हैं आपके लिए ये होगा, ठीक है? तो ये दो फैक्टर में तोड़ दिए हम, और वो दो फैक्टर कौन है? a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब हमको इन्हीं दो फैक्टर, क्योंकि इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करने पर ये आ जाएगा, लेकिन अब हमको यहाँ 9 भी लाना है, यहाँ 9 भी, यहाँ पे 9 भी है, माइनस का 9 है, और लाना भी यहाँ पर 9 ही है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 9। और माइनस का 9 कैसे आएगा? यानी दो फैक्टर अलग अलग कर दो, यानी एक आ गया a प्लस 2b और एक आ गया 2a प्लस b। इसको दो फैक्टर में तोड़े, एक फैक्टर ये आया, दूसरा फैक्टर ये आया। हमको लाना है माइनस का 9, प्रोडक्ट करने पर प्लस का 9, और ऐड करने पर हमारा माइनस का 9, ठीक है? तो अगर यदि हम इस दोनों फैक्टर्स में माइनस का 3 और इसमें भी माइनस का 3 रख दे तो आ जाएगा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो 9 आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट 9 लाना ही है। तो प्रोडक्ट 9 दो ही चीज़ से आ सकता है, 3 3 जा 9, और यहाँ पर माइनस है तो दोनों में माइनस लगाएंगे। अब इसको तुम सॉल्व करो, देखो इसको तुम सॉल्व करो तो ये चीज़ आ जाएगा, 9a प्लस b आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह के सवाल में एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर 9 इस नंबर के बारे में नहीं सोचना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा माइनस का 3a, ये आ जाएगा माइनस का 6b, ये आ जाएगा माइनस का 6a, ये आ जाएगा माइनस का 3b, ठीक है? तो देखो तो 3a माइनस का 9a, माइनस का 6b माइनस का 3b इज माइनस का 9b, माइनस 9 कॉमन ले लो तो आ जाएगा a प्लस b। देखिए ये आ गया हमारा। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे इंपॉर्टेंट, इसी तरह से आप सीख जाओगे, ठीक है? तो इस टाइप का सवाल हम लोग ऐसे करते हैं। तो अब हमको दो फैक्टर मिल गया यार, हमें दो फैक्टर कौन सा मिला? एक फैक्टर ये वाला मिला और दूसरा फैक्टर ये वाला मिला। तो अब हम इसको स्प्लिट अब हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? ज़रा देखेंगे आप, इसको लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस दो फैक्टर कौन कौन सा? 3 इंटू a प्लस 2b, एक फैक्टर और यहाँ पे x लगाएंगे आप, x माइनस दूसरा फैक्टर 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है? प्लस ये वाला फैक्टर को क्या लिख सकते हैं? दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर यहाँ पर मिटा देते हैं, आई होप आपको, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं,
इसको मिटा देते हैं हम, वहाँ से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख दें, a प्लस 2b लिख दें, 2a प्लस b लिख दें, और अब कॉमन ले लो। देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से पूरे यहाँ तक में कॉमन ले लो। देखो 3 और 9 में से 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स में से x कॉमन, जो बच गया लिखो, जो बच गया लिखेंगे। यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, x बच गया, 3 बच गया, x बच गया, 3 तो निकल गया माइनस का, यहाँ बच गया a प्लस 2b, तो a प्लस 2b में ये माइनस अंदर जाएगा तो बच जाएगा a माइनस 2b। खैर छोड़ो, इसको रहने देते हैं, ऐसे ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। यहाँ पर बचा 3x और यहाँ बचा माइनस, बीच में माइनस, यहाँ बचा ब्रैकेट में a प्लस 2। इन दोनों से क्या कॉमन है, अब देख लो, माइनस यहाँ जो साइन रहता है भाई, 3 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इसमें और इसमें 3 कॉमन है नहीं, है क्या कॉमन, 2a प्लस b। तो देखो 2a प्लस b, 2a प्लस b, तो 2a प्लस b कॉमन ले लिए हम, जो बचा लिख देंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3 और ये बच गया x और बच गया प्लस a प्लस 2b, सॉरी प्लस तो नहीं बचेगा, माइनस बचेगा क्योंकि हमने माइनस यहाँ कॉमन निकाले, तो ये वाला प्लस साइन चेंज हो करके माइनस बच जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या है हमारा, 0 इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ पे एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3x माइनस a प्लस 2b कॉमन। अब जो बच गया लिख दो, यहाँ क्या बचा, 3x बचा, ये तो निकल गया, बीच में माइनस बचा, ये क्या बच गया, 2a प्लस b बच गया, इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल्स कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल्स कर देंगे, तो 3x माइनस a प्लस 2b बराबर 0, 3x माइनस 2a प्लस b बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला उधर चला जाएगा, a प्लस 2b माइनस का था तो उधर गया प्लस का हो गया बाई 3, एक x का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, दूसरा यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, दैट इज़ 2a प्लस b प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का उधर चला गया प्लस का हो गया बाई 3। तो ये हमारे x के 2 वैल्यूज़ हो गए। ये सारा सवाल आपके फैक्टराइजेशन से ही बनेंगे इजी वे से, क्योंकि इसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जाओगे तो रूट के अंदर बड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत ही है ना, हम कह सकते हैं हॉट सवाल था भाई, बहुत गर्म था यार, सॉल्व करने में आपको भले दिक्कत तो हो ही सकता है, आपको समझना है फिर से, ठीक है। देखो कैसे कैसे हमने क्या किया है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग और भी सवाल फैक्टराइजेशन में वेरिएबल्स से और भी कुछ सवाल, पर इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा। हम उम्मीद ये नहीं करते कि इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है, उम्मीद कम है कि इस लेवल का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है। पर हायर सिलेबस में है तो क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग बनाते ऐसे हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सवाल और हम इसमें करवाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड में चलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।